यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, किसको कंसीडर कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। मोटरसाइकिल है, सारे साल मोटरसाइकिल को हटा दो, मोटरसाइकिल हटाई आपने तो आप 50% तो आपने वैसे ही हटा दिया मोटर व्हीकल। तो A1D है आंसर इसका, एक और 3। भाई इन दोनों को ट्रेड ट्रेड कर सकते हो आप, एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेड फंड को कर सकते हो। ये तो खुद ही बोल रहा है हम ट्रेड कर सकते हैं करेंसी से, आपको तो कर ही सकते हो आप। खीर आप मोटरसाइकिल थोड़ी कर लोगे। फिर 2012 में इसने हमसे पूछा कि द प्राइस ऑफ एनी करेंसी बाय द इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइड बाय, जो किसी भी करेंसी का प्राइस होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होता है किससे, कि उस करेंसी के गुड और कि उस वर्ल्ड बैंक के द्वारा। साला वर्ल्ड बैंक काटो पहले, वर्ल्ड बैंक कट गया तो 2 ऑप्शन बचे, 2 3 और 3 4, तो इसमें से 3 तो पक्का ही है, 3 तो पक्का है। पहले 4 पढ़ते हैं। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ कंट्री, ठीक है, एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये क्या है, ये तो देखो, अब जैसे ये है इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ कंट्री। भाई इकोनॉमिक पोटेंशियल से क्या मतलब हमें, ये है डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोवाइड बाय द कंट्री, ये सही है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ कंट्री, भाई किसी करेंसी की वैल्यू कैसे होगी, वो उसके कंट्री के गुड एंड सर्विस की कितनी डिमांड है ना। और उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, स्टेबिलिटी है या नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अलग चीज़ है। फिर इसमें बोला था इनसे यूजिंग द कोड कि इनमें से कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा। रेमिटेंस को हटा दो, रेमिटेंस में, क्योंकि रेमिटेंस के बदले में कुछ देना थोड़ी पड़ता है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ये है कि आपको कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा, आपको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल है फॉरेन लोन हो गए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई, एफडी हो गई, ये आपके देश में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट, नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या आएगा। नॉन फाइनेंशियल डेट में एक तो 1 2 3 डी कर दो, 1 2 3 आ जाएंगे। डी ट्रेजरी बिल नॉन फाइनेंशियल डेट में, अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ट्रेजरी बिल, और तुम्हारा हाउसिंग बिल। अब देख लेते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, जो मतलब कोई इंडेक्स होता है। एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में ले लो कि हम सब्जियों के ईटीएफ के ऊपर लगाएंगे, है ना। कोई ईटीएफ इस टाइप की चीज़ होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है जो ट्रैक करता है इंडेक्स को, कमोडिटी को, बास्केट ऑफ एसेट को, ठीक है। जो ट्रैक करता है इंडेक्स मतलब मान लो निफ्टी 50 को, गोल्ड इंडेक्स को, या हैवी जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनके इंडेक्स को, आयरन के इंडेक्स को। आप मान लीजिए क्या नाम है, आयरन का तो कोई इंडेक्स ही नहीं होगा, एक ही वो होगा, स्टील के इंडेक्स को, फॉरेन मार्केट के इंडेक्स को, ठीक है। अब ये ईटीएफ है ना, या फिर किसी कमोडिटी को, दाल को कर लेगा, चावल को कर लेगा, है ना, आलू को कर लेगा। बास्केट ऑफ आलू को नहीं करेगा क्योंकि आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बास्केट ऑफ उसमें और बहुत सारी ले लो, बहुत सारे सामान ले लो आप। इच एंड ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, इसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट फाइनेंशियल वैल्यू एंड ऑनरशिप, ये प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल वैल्यू और ऑनरशिप को। हैंस इट इज़ अ क्लासिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए क्लासिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जो मोटर व्हीकल है ये फिजिकल है, टेंजिबल एसेट है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मार्केटेबल क्लेम। ये इसका कोई मार्केटेबल क्लेम नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल वैल्यू है। इसके मार्केट क्लेम की कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू इन्वेस्टमेंट। करेंसी स्वैप होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब फ्यूचर के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भैया इस तारीख को मुझे पैसा, आज मैंने आपसे उधार लिया है 5 रुपये के हिसाब से, तो वापस मैं करूँगा 5 रुपये के हिसाब से। ऐसा नहीं करूँगा कि पैसा 4 हो जाए या 6 हो जाए, इतना नहीं, 5 रुपये के हिसाब से करूँगा। इसमें क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंस टू हैज करेंसी रिस्क को कर लेते हैं कम। फिर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, जिसमें इसकी ये खासियत होगी, या तो उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसे अलोकेट कर सकते हैं, या उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये इसकी खासियत होगी, ट्रांसफ़र, अलोकेशन एंड मैनेजमेंट। कैश इंस्ट्रूमेंट में आएगा दो इंस्ट्रूमेंट, दो वैल्यू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय मार्केट और रेडी टू ट्रांसफर। कैश इंस्ट्रूमेंट वो होंगे जिनकी वैल्यू डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगी मार्केट से, और वो ट्रांसफर करने के लिए रेडी हैं। इसका एग्जांपल है सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ कैश इंस्ट्रूमेंट में आएंगे, और लोन एंड डिपॉजिट भी कैश इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव होते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गई कि इस टाइम पर हमें चाहिए, फ्यूचर डेट पर डेट सेट कर ली, प्राइस तय कर ली है,
और एक हो गया ऑप्शन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें प्राइवेट प्रोवाइड होल्डर एंड राइट बट डज नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय सेल। क्या है? प्रोवाइड द होल्डर द राइट बट डज नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एसेट सेट प्राइस बिफोर सर्टेन डेट। यही है यार, मान लीजिए फ्यूचर ऑप्शन भी उसी फ्यूचर के लिए होता है, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी फ्यूचर के लिए होता है, बट डू नॉट ऑब्लिगेशन प्रोवाइड्स होल्डर बट बाय नॉट सेल टू एसेट सेट प्राइस। करेंसी स्वैप दो पार्टी के बीच में होता है डिफरेंट करेंसी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखो यार क्या बकचोदी है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को एक अधिकार या राइट देता है कि लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता, वो स्पेसिफिक एसेट को खरीद या बेच सकता है एक फिक्स प्राइस पर या स्पेसिफिक समय तक। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को एक अधिकार देता है, ठीक है, कि लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता, अधिकार देता है पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता कि वो किसी स्पेसिफिक एसेट को खरीद या बेच सकता हो फिक्स प्राइस पर ट्रैप। अब ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें कभी कभी ये अनसिक्योर भी होते हैं, सिक्योर भी होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, सरकार भी कर सकती है ना। और इस पे ब्याज मिलता है, और जो कमर्शियल पेपर होते हैं इन पे ब्याज नहीं मिलता, और ये तुम्हारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती हैं, और इन पे ये डिस्काउंट रेट पे इशू होते हैं। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, है ना। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए रिप्रेजेंट ओनरशिप और इंटरेस्ट इन अ कंपनी, मतलब ओनरशिप और इंटरेस्ट कंपनी का दिखाते हैं। कॉमन स्टॉक वो होते हैं जिनको वोटिंग राइट होते हैं, और वो कंपनी का मतलब भी प्रॉफिट में क्लेम कर सकते हैं, है ना। और मतलब हर चीज़ में ये मतलब टॉप ये मालिक टाइप के लोग होते हैं। पर कंपनी अगर लिक्विड होगी तो भाई इनको बाद में पैसा मिलेगा, इनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर कंपनी की माँ बहन होने वाली होगी तो इन्हें पैसा देना पड़ेगा, ये सब है इसमें। प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं कि भाई आपको पहले डिविडेंड मिल जाएगा, कंपनी अगर लिक्विड होगी तो आपको पहले स्टॉक मिल जाएंगे, पर आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा प्रेफर्ड में। कॉमन स्टॉक में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, टी बिल हो गया, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट मतलब इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रेफरेंशियल शेयर लाइक डेट लाइक फीचर। प्रेफरेंशियल शेयर एज करेक्ट, बहुत जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो विद डेट लाइक फीचर। प्रेफर्ड स्टॉक इनहेबिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट, ठीक है। ये इक्विटी और डेट दोनों की तरह दिखाते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड भी ले लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट एक स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो करंट एक्सचेंज रेट पे होता है। फॉरवर्ड होता है जो फ्यूचर डेट के लिए होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसका एग्जाम्पल है, जैसे इक्विटी का कर लीजिए, गोल्ड का कर लीजिए, सिल्वर का भी इंट्रोड्यूस किया है सेबी ने। अब ये पूछ सकते हैं अभी हाल ही में डेट ETF, इन्वेस्ट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंटरनेशनल ETF ट्रैक ग्लोबल इंडेक्सेस और फॉरेन एसेट, ठीक है। थैंक यू।